और आज फिर बता रहा हूँ, अमन को मैंने बहुत देख समझकर तुम्हारे लिए चुना है और उसके साथ ही तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। इसलिए मेरी बच्ची, थोड़ा सहना सीखो। मैं तुम्हारा तलाक करवाने से रहा। दिव्या ने कहा, ये क्या बात हुई दादाजी? ये लड़का किस एंगल से आपको मेरे लायक लगता है? अरे ये गरीब है, बदतमीज है, उठने बैठने का सलीका नहीं है। ये बात तो मैं फिर भी एक बार एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन एक नंबर का डरपोक आदमी है ये। दादाजी, अगर आप प्लीज मेरी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते तो मेरा तलाक करवा दीजिए। दादाजी ने कहा, सुनो दिव्या। इस बार दादाजी बोले तो उनकी आवाज में गंभीरता थी। चटमंगनी पट शादी और झट से तलाक, ये हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, गोल्डन पेटल रेस्टोरेंट में आज तुम्हारी एक मीटिंग है ध्रुव वालिया के साथ, और हाँ, वहां पर कार्तिक राजपुरोहित भी आ रहा है। तुम जाओ और अमन को भी अपने साथ लेकर जाना। इतना बोलकर दादाजी ने फोन रख दिया। दिव्या झुंझलाते हुए कार में बैठ गई थी। वह अपने आप से बातें किए जा रही थी। कोई बात नहीं दादाजी, आपको मैंने इतने सारे रीजन दिए, लेकिन आप मेरे तलाक के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन इस बार मैं आपको इतना सॉलिड रीजन दूंगी कि आप खुद ही अमन को मेरी लाइफ से निकाल कर फेंक देंगे। इतना कहकर दिव्या मीटिंग की तैयारी में लग गई। इधर दादाजी ने अमन को फोन किया और कहा, अमन, दिव्या बहुत गुस्से में है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहते, लेकिन उसे ये तो बता दो कि तुम क्यों उसके साथ हो। क्या वजह है जो तुम उसके नखरे सह रहे हो? कम से कम वो तुम्हें निकम्मा, डरपोक और कमजोर तो नहीं समझेगी। अमन ने कहा, दादाजी, अगर मैं उसे बता दूं कि मैं एक गुंडा हूँ, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, तो वो तुरंत मुझसे नाता तोड़ लेगी। और अगर मैं उसे बता दूं कि मैं उसके साथ क्यों हूँ, तो वो मुझे अभी तो नापसंद करती है। सच जानते ही वो मुझसे नफरत करने लगेगी। दादाजी चुप रहे क्योंकि उन्हें उसकी बात सही लगी। गोल्डन पेटल रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा और महंगा रेस्टोरेंट था। अमन को अपने साथ लेकर दिव्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, जहां ध्रुव और कार्तिक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। दिव्या को देखते ही कार्तिक ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और दिव्या के लिए चेयर खींचते हुए बोला, हाय मिस दीवा। सॉरी दिव्या, यार तुम तो दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही हो। दिव्या ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी पर बैठ गई, जबकि अमन हाथ बांधकर उसके बगल में खड़ा हो गया। तभी अमन ने देखा कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग सतर्क होकर उसे देख रहे थे। अमन खूब अच्छे से जानता था इन लोगों को। वह दिव्या के पास से पल भर के लिए हटा और उसने एक कॉल किया, सुकेश, ये गार्ड्स को मेरे साथ क्यों लगा रखा है? मैं खुद को और दिव्या को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बॉस, कल जो हुआ उसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपकी काबिलियत जानता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए जरूरी हैं, दिव्या से भी ज्यादा। अमन बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और दिव्या के बगल में खड़ा हो गया। इस बार कार्तिक की नजर अमन पर गई तो वह अमन को डांट कर कहने लगा, ओ मिस्टर, मैम को तुमने ड्रॉप कर दिया ना, अब जाकर कार में बैठो चुपचाप। इन्हें जाना होगा तो तुम्हें कॉल कर लेंगी। इससे पहले कि कार्तिक अमन को धौंस दिखाकर वापस भेज देता, दिव्या बोल पड़ी, रहने दो कार्तिक, वह मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा पति है। इस बार ध्रुव वालिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमन का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें अगर शादी करनी थी तो कार्तिक कुछ बुरा नहीं था, आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? दिव्या ने कहा, मजबूरी नहीं, बदकिस्मती कहो। दादाजी बीमार रहते हैं, वह जल्द से जल्द मुझे शादी के लाल जोड़े में देखना चाहते थे, तो निकल पड़े चिराग लेकर मेरे लिए लड़का ढूंढने। और देखो, ढूंढ कर ले भी आए तो क्या। ध्रुव तो दिव्या के साथ बातचीत में लग गया, मगर कार्तिक अमन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अमन को तो उसने बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी और खुद दिव्या के बगल में बैठकर बोलने लगा, दिव्या, तुम्हारे दादाजी की जिंदगी तो कट चुकी है, मगर तुम ये सोचो कि ऐसे बेवकूफ के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटोगी। वैसे ठीक ही हुआ, कॉलेज लाइफ में तुम जितनी नटचिड़ी थी, तुम्हें न ऐसा ही लड़का मिलने वाला था। ऐसा कहकर कार्तिक ने अमन पर एक उड़ती हुई नजर डाली और पूछा, तो मिस्टर, तुम्हें खाने के लिए ढंग का खाना भी मिलता है या नहीं, या फिर दिव्या के फेंके हुए टुकड़ों पर ही पलते हो? कार्तिक एक के बाद एक ताने मारते जा रहा था। वह दोबारा कुछ बोलने की तैयारी में था कि तभी दिव्या बीच में बोल पड़ी, कार्तिक, बस बहुत हो गया। अमन कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अच्छा बुरा जैसा भी है, मेरा पति है और मैं अपने पति के खिलाफ अब कुछ नहीं सुनूंगी। अमन, दिव्या ने अमन की तरफ देखकर कहा, तुम भी बैठो मेरे साथ। अमन को पहली बार दिव्या की तरफ से इतनी इज्जत मिल रही थी। ये मौका वह भला हाथ से क्यों जाने देता। उसने झट से दिव्या के बगल में रखी कुर्सी खींची और बैठ गया। लेकिन एक बात उसके मन को चुभ रही थी, दिव्या अचानक से उसको इतनी इज्जत क्यों दे रही थी? कुछ तो चल रहा था उसके मन में। माहौल गर्म हो गया था। इसे हल्का बनाने के लिए ध्रुव ने झट से कहा, चलो अब बंद करो ये ड्रामा, कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वेटर आकर खड़ा हो गया। कार्तिक अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ऑर्डर नोट कराने लगा। कार्तिक की इंग्लिश देखकर सब मन ही मन हंस रहे थे। कार्तिक का ऑर्डर नोट करने के बाद वेटर अमन की तरफ पलटा।
कि तभी कार्तिक बीच में बोल पड़ा, देखना अमन, यहाँ पर वेटर भी इंग्लिश में ही ऑर्डर लेते हैं। तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो दिव्या तुम्हारी मदद कर देगी। अमन ने कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने कहा, अगर तुमने इंग्लिश में एक भी सेंटेंस बोल दिया तो फिर तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें जो चाहिए तुम वहां मंगा लो, बिल मैं दे दूंगा। दिव्या तो जानती थी कि अमन के लिए यह मुमकिन नहीं है, मगर ध्रुव भी नजरें टिकाकर अमन को देखने लगा। गुड आफ्टरनून, I will have the burrata and risotto for main course and a bowl of rasmalai to go with it, please. इतना सुनने के बाद वहां मौजूद लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अमन को देखने लगे। दिव्या अमन को हैरतअंगेज नजरों से देखते हुए अपने मन में भुनभुनाने लगी, हे भगवान, इस लड़की को अचानक से हो क्या गया है? इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी फ्लुएंट इंग्लिश तो मैं पहली बार सुन रही हूँ इसके मुंह से। थोड़ी देर ऐसे ही सवाल जवाब चलता रहा। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ पहुंचा। वह बड़ी बड़ी सर्विंग से सबकी प्लेट लगाने लगा। वेटर अपना ऑर्डर पूरा करके वापस लौटने लगा कि तभी अमन ने उसे रोका और बोला, अच्छा सुनो, जरा मेरे लिए एक ग्लास गुनगुना पानी ले आना। वेटर ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गेन्यू, माफ करिए सर, लेकिन हम लोग यहाँ केवल बोतल वाला पानी ही ऑफर करते हैं। अमन ने कहा, क्या भाई, एक छोटा सा ढाबा भी फ्री में पानी देता है, फिर ये तो इतना महंगा रेस्टोरेंट है। इतना सुनते ही कार्तिक की हंसी छूट गई। ढाबे में पानी फ्री में मिलता है, इतने महंगे होटल में नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें तो ढाबे में ही खाने की आदत होगी। अपनी बात कहकर कार्तिक खुद ही हंसने लगा, लेकिन अमन गंभीर था। उसने धीरे से वेटर से कहा, सुनो, अपने मैनेजर को बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। वेटर ने कहा, ओके सर। इतना बोलकर वेटर चला गया और सभी लोग खाने लगे। इधर वेटर जब किचन एरिया में पहुंचा तो वहीं उसकी मुलाकात मैनेजर से हो गई। उसने कहा, सर, टेबल नंबर 102 पर जो कस्टमर बैठे हैं उन्होंने मुझसे एक ग्लास सादा गुनगुना पानी मंगवाया है। मैनेजर ने कहा, हाँ तो मुझसे क्यों पूछने आए हो? मैंने बताया सर, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कहता है अपने मैनेजर को बुला कर लाओ। अच्छा, यानी अब मुझे कानून सिखाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ बात इससे। इतना बोलकर मैनेजर अपनी कॉलर ठीक करता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा कि कोई दरवाजे से निकला और मैनेजर को अंदर खींच लिया। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर निकला तो उसके होश उड़े हुए थे। हॉल की तरफ न जाकर वह वापस किचन की तरफ हाँफते हुए चल पड़ा। कुछ पल के बाद कार्तिक ने देखा कि सूट बूट पहने एक आदमी हाथ में पानी का ग्लास लेकर चला आ रहा है। ये रेस्टोरेंट का मैनेजर था। टेबल के नजदीक पहुंचकर उसने पूछा, सर, ये गुनगुना पानी किसने मंगवाया था? माफ करिए सर, बच्चे को समझने में गलती हुई होगी। अगर मैं पानी नहीं देता तो इस रेस्टोरेंट को कितना नुकसान होता, और हो सकता है मेरा लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता। अब आप बैठिए और डिश का आनंद लीजिए। कार्तिक अपनी हार पर दांत पीसते हुए फिर से बैठ गया। मैनेजर अमन को देखकर मुस्कुराते हुए वापस लौट गया। अमन समझ गया कि यह माजरा क्या था। उसने सिर पर हाथ रख लिया और सुकेश के प्लेस किए हुए गार्ड्स को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। इधर अमन दिव्या को अपने साथ लेकर लौट आया। कार जैसे ही बंगले के बाहर जाकर खड़ी हुई, दिव्या झटके में दरवाजा खोलकर उतर गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अमन। मैं जरा चेंज करके आती हूँ, तुम ऊपर आओ, फिर बात करूंगी। इतना सुनते ही अमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिव्या तो यह बोलकर कमरे में चली गई। अमन गैराज में कार के पास खड़े खड़े अपने आप से कहने लगा, मारे गए अमन, लगता है इसे मेरे ऊपर डाउट हो गया है। कार्तिक के बहकावे में आकर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी। अभी तक गरीब दबे कुचले आदमी की जो मेरी इमेज थी उसका सत्यानाश हो गया। अब इस सच को छुपाने के लिए फिर एक नया झूठ बोलना पड़ेगा। अमन ये सब सोच ही रहा था कि उसे कुछ साए दिखलाई पड़े। वो चुपचाप उस दिशा में बढ़ने लगा। अब उसे कुछ खुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। इधर दिव्या को लगभग 10 मिनट बाद याद आया कि उसका बैग कार में ही छूट गया है। वह अमन से मंगाने की बजाय खुद ही लेने चली गई। वह गैराज पहुंची तो वहां अमन कार के पास खड़ा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। दिव्या ठिठक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां स्थिर हो गईं, जैसे वो ट्रांस में चली गई हो। और फिर वो चीखी, तुमने डैडी को मार दिया, तुम उनके किलर हो? नहीं दिव्या, ये सच नहीं है। दिव्या अमन की तरफ बढ़ी और अपनी मुट्ठियों से उस पर वार करने लगी। अमन आंखें बंद किए उसका हर वार सहता रहा, जब तक कि दिव्या शौक से बेहोश नहीं हो गई। अमन ने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी उसे 18 साल पहले की वह शाम याद आ गई जब 5 साल की दिव्या के डैडी का बीच चौराहे पर मर्डर कर दिया गया था। वह बच्ची सुध बुध खोकर यूं ही अपने डैडी की डेड बॉडी के सामने बेहोश हो गई थी। डैडी, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, उठो ना डैडी। वहीं खड़े 10 साल के अमन ने 5 साल की दिव्या की हालत देखकर एक कसम खाई थी। अमन ने कहा, मेरे रहते हुए तुम कभी अकेली नहीं होगी दिव्या। अमन की इस कसम के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी, और वह बात यह थी कि दिव्या के डैडी का मर्डर अमन के पिता के हाथों गलती से हो गया था। अमन ने इन बातों को याद करते हुए दिव्या को उसके बेड पर लिटा दिया। वह डर रहा था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। क्या दिव्या ने उसे पहचान लिया था?
क्या वह दिव्या, जिसे अमन अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, उससे नफरत करने लगेगी? जिस दिव्या के लिए अमन ने अपना अंडरवर्ल्ड, अपना खड़ा किया हुआ साम्राज्य छोड़ दिया, क्या वही दिव्या उसे छोड़ देगी? वैसे अंडरवर्ल्ड में अमन की जरूरत बढ़ती जा रही थी। उसका गैंग चाहता था कि वह वापस आ जाए। क्या अमन वापस चला जाएगा या अपनी दोहरी पहचान वाली जिंदगी जीता रहेगा? क्या हुआ इस कहानी में आगे